दोस्तों 2013 में एक फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम द कंजोरिंग था। इस फिल्म ने सारी दुनिया को डरा के रख दिया क्योंकि ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर फिल्माई गई थी। इस फिल्म में जो फैमिली दिखाई गई है, इस फैमिली का नाम फैमिली द पैरन था। ये फैमिली 1971 में अमेरिका के आर्नोल्ड स्टेट में शिफ्ट हुई। ये फैमिली जिस घर में शिफ्ट हुई थी वो घर 1736 में तामीर हुआ था, यानी वो घर काफी पुराना था। इस खानदान में रॉजर, उसकी बीवी कैरोलाइन और उसकी 5 बेटियां रहती थीं। ये फैमिली जब उस घर में शिफ्ट हुई तो इस फैमिली के साथ अजीबोगरीब वाकयात पेश आने लगे। इस घर की छत से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आने लगती और कमरे में पड़ी चीजें खुद ब खुद हिलना और गिरना शुरू हो जाती। घर के बाहर शदीद गर्मी होने के बावजूद घर के अंदर निहायत ठंड का एहसास होता और भी ऐसे बहुत से वाकयात इस फैमिली के साथ रूनुमा होने लगे। जब इस तरह के वाकयात हद से बढ़ने लगे तो इस खानदान ने इस घर की तारीख के बारे में जानने की कोशिश की। जब इस खानदान को इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता चला तो उन्होंने ये जाना कि ये घर 8 नस्लों से एक ही खानदान के पास चला आ रहा है और इस खानदान के लोग निहायत ही अजीबोगरीब तरीके से मारे गए थे। इस खानदान के बहुत से लोग पानी में डूब कर मारे गए और बहुत से लोगों ने अपनी जान खुद ले ली। उन्होंने ये बात भी जानी कि 1844 में लिंडा हैजर्ड नाम की एक औरत इस घर में शिफ्ट हुई। ये औरत यहाँ अपने शौहर के साथ रहा करती थी और काले जादू में माहिर थी। ये काला जादू किया करती और 1885 में ये औरत इसी घर में फौत हुई थी। पैरन खानदान में कैरोलाइन इन वाकयात की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई थी। कहा जाता है कि कैरोलाइन को किसी चुड़ैल ने जकड़ लिया था। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसे हर वक्त कोई चीज सुइयां चुभ रही है। उसे अपने जिस्म में अजीबोगरीब किस्म का दर्द महसूस होता था। उस वक्त इस फैमिली का पूरे अमेरिका में चर्चा था। इस फैमिली ने 2 लोगों को अपने घर बुलाया। इन दोनों लोगों का यह दावा था कि वो भूत प्रेत से बातचीत कर सकते हैं। इन दोनों के नाम एड वैरन एंड लॉरेन थे और ये दोनों मियाँ बीवी थे। ये दोनों मियाँ बीवी वहां काफी दिन रुके रहे और ये दोनों कैरोलाइन पर तजरिबात किया करते थे, मगर कोई खास फायदा ना हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इस घर में जब अजीबोगरीब वाकयात बढ़ने लगे, ये खानदान 7 साल तक इस घर में रहा। 7 साल बाद उन्होंने ये घर छोड़ दिया। बाद में ये घर किसी ने नहीं खरीदा क्योंकि ये घर आसेब ज़्यादा मशहूर हो चुका था। 2011 में एडी नाम की ये औरत जो इस खानदान का हिस्सा थी, इसी औरत ने इस घर पर एक किताब लिखी थी। 2013 में इसी किताब की बिना पर एक फिल्म बनाई गई। ये कहानी पवागाडा कर्नाटका गांव की है। ये भारत का एक इलाका है। यहाँ 1983 में एक अजीबोगरीब वाकया जाहिर होने लगा। इस वाकये से गांव के लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई। दरअसल इस गांव में 5 साल और इससे भी कम उम्र लड़कियां अचानक रात में गायब होने लगी। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि लड़कियां अपने घर के अंदर से गायब होती। इन लड़कियों को कौन गायब कर रहा था? इन लड़कियों के साथ क्या हो रहा था? क्या ये लड़कियां खुद ही घर छोड़ के जा रही थी? ये कोई नहीं जानता था। किसी के पास भी इन सवालों का जवाब नहीं था। गांव के लोग इस बात से काफी खौफजदा थे। उन्हें यह खौफ दिन रात खाए जा रहा था कि अगला शिकार उनकी बेटी ना हो, और यही बात सोचकर उन लोगों के रातों की नींद उड़ी हुई थी। लड़कियों के गायब होने के बाद गांव के खेतों से लड़कियों के खून आलूद कपड़े मिला करते थे। पुलिस ने भी इस मामले को हल करने की बहुत कोशिश की, मगर वो मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई। पुलिस वालों का कहना था कि इस गांव में एक आदमखोर भेड़िया है जो गांव की बच्चियों की इस तरह से जान ले रहा है। अगर जरा गौर किया जाए तो ये बात समझ में आती है। अगर इस गांव में कोई भेड़िया था तो वो सिर्फ छोटी बच्चियों की जान ही क्यों ले रहा था? गांव की इतनी बच्चियां गायब हो चुकी थीं। इस भेड़िया को किसी ने देखा क्यों नहीं था? चूंकि बच्चियां घर के अंदर से गायब हो रही थीं, तो ये भेड़िया घर के अंदर कैसे दाखिल हो जाता था? कुछ अरसे बाद इसी वाकये को लेकर गांव वालों ने एक अलग नजरिया पेश किया। लोगों ने कहा कि इस गांव के बाहर नजूमियों और तावीज गंडे करने वालों का एक ग्रुप रहता है जो कि काला जादू करते हैं, और गांव के लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये तावीज गंडे करने वाले लोग ही हैं जो अपने काले जादू के लिए इन छोटी छोटी बच्चियों की बल्ली चढ़ाते हैं। जब पुलिस तक ये बात पहुंची तो उन्होंने लोगों से इस मामले की तहकीक करनी शुरू की, मगर गांव का कोई भी आदमी इन तावीज गंडे करने वालों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार ना हुआ। गांव के लोगों का ये कहना था कि ये नजूमी बहुत ताकतवर हैं, अगर हमने इनके खिलाफ जबान खोली तो ये अपने जादू के जरिए
हमारी जिंदगियां तबाह कर देंगे। जब लोगों ने पुलिस के साथ इस मामले में ताउन ना किया तो पुलिस ने भी इस केस को हल करना छोड़ दिया। जब पुलिस वालों ने इस केस को बंद किया तो इसके थोड़े ही अरसे बाद गांव से लड़कियां भी गायब होना बंद हो गईं। मगर जो लड़कियां गायब हुईं, आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो लड़कियां कहां गईं और उनके साथ क्या हुआ और किसने उनके साथ ऐसा किया। दोस्तों, इस्राएल की तारीख में एक ऐसा जासूस था जिसका नाम एली कोहेन था। इस जासूस को 1961 से 1965 के दरमियान सीरिया में जासूसी के लिए भेजा गया था। इस शख्स पर जासूसियत का ऐसा जुनून सवार था कि इसने जासूसी की दुनिया में एक से बढ़कर एक कारनामा सरअंजाम दिया। ये शख्स सीरिया की गवर्नमेंट में इस कदर घुस गया कि सीरिया के जनरल अमीन अल हफीज इसे अपनी गवर्नमेंट में निहायत ऊंचा ओहदा देने का सोचने लगे। जब उसे इस मुल्क में ऊंचा ओहदा मिल गया तो वो यही सोचने लगा कि अमीन अल हफीज के बाद उसे ही इस मुल्क का वजीर आजम बना दिया जाएगा। मगर दोस्तों, हर कहानी का अंजाम अच्छा नहीं होता। एली कोहेन के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो अप्रैल 1965 में जासूसी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। 18 मई 1965 की रात दमास्कस मिराज स्क्वायर पर उसे सरेआम फांसी दे दी गई। आज भी उसका मुर्दा जिस्म उसी मुल्क में पड़ा है जहां उसे फांसी दी गई थी। उसका जिस्म इसराइल को वापस नहीं किया गया। इस बूढ़ी औरत के चेहरे को गौर से देखें। आपको इस वक्त इससे ज्यादा मासूम और कोई चेहरा नहीं लग रहा होगा। मगर ठहरिए, क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि ये कौन है? नाजरीन, ये औरत 19वीं सदी की एक खूंखार सीरियल किलर थी। इस औरत ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 150 लोगों को मौत के घाट उतारा था। ये औरत दवा में एक स्लो पॉइजन मिलाकर लोगों को दे दिया करती थी और जहर का असर हल्का होने की वजह से लोग उसी वक्त नहीं मरते थे, बल्कि उनकी मौत तकरीबन 8 दिन बाद हुआ करती थी। और इसी वजह से कभी किसी भी शख्स का शक इस औरत की तरफ नहीं गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान अमरीकी बहरिया वेस्ट कोस्ट पर पेट्रोलिंग के लिए प्लिम्प्स का इस्तेमाल किया करती थी। ये एक तरह के एयरशिप हुआ करते थे। अमरीकी बहरिया के पास बहुत से प्लिम्प हुआ करते थे, जिनमें एक प्लिम्प L8 था जो 16 अगस्त 1942 को कैलिफोर्निया के साहिल पर पेट्रोलिंग कर रहा था। इसमें 2 अमले के आदमी थे, एक का नाम अर्नेस्ट कॉडी और दूसरे को पायलट का नाम चार्ली एडम्स था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। प्लिम्प्स उतरने के बाद उसने रेडियो कम्युनिकेशन भी कायम रखा और कहा कि वो समुद्र में तेल के लीक होने की तहकीकात कर रहे हैं। इसके कुछ ही देर बाद प्लिम्प सैन फ्रांसिस्को L8 के रिहायशी इलाके में लैंड हुआ। जब लोग उसके पास गए तो लोग ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर कॉकपिट और कैबिनेट दोनों खाली पड़े हुए थे और अमले के दोनों आदमी वहां से गायब थे। उनका वहां पर कोई निशान नहीं मिला। वहां पर पैराशूट और लाइफ जैकेट बिल्कुल उसी तरह अनटच पड़े हुए थे। प्लिम्प्स में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो किसी तकनीकी खराबी की तरफ इशारा करता हो। अमेरिका की नेवी ने इस वाकये की तह तक जाने की काफी कोशिश की, मगर उनको कोई भी सुराग न मिल सका। तो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।